डॉक्टर अंबेडकर ने दलित, शोषित और वंचित समाज के लिए ही नहीं किया। ये जो महिलाएं बैठी हैं ना, 50% आरक्षण की बात तो तब डॉक्टर अंबेडकर ने की थी कि महिलाओं की सहभागिता पूरी होनी चाहिए। इस देश की जनसंख्या में वो आधी हैं, वो आधी के हिस्सेदार हैं और उनको मिलना चाहिए। इसलिए महिलाओं के प्रति मेंटेनेंस का तो सबसे पहला कानून लेके आए, सक्सेशन बिल, जिसका इस देश के अंदर भरपूर विरोध हुआ। उस समय उन्होंने कहा कि जायदाद के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर महिलाओं की उतनी ही सहभागिता होगी जितनी पुरुष की होगी। मजदूरों के लिए कानून उन्होंने बनाया, महिलाओं के लिए कानून उन्होंने बनाया, लेबर लॉ उन्होंने बनाया। और मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि संविधान के अंदर से कोई एक लाइन निकाल के दिखा दे कि डॉक्टर अंबेडकर ने किसी वर्ग, किसी व्यक्ति के लिए ये एक लाइन ऐसी लिख दी है जिससे उसका नुकसान हो रहा। डॉक्टर अंबेडकर ने सबसे बड़ा मंत्र ही दिया है कि तोड़ो मत, जोड़ो। समाज के सभी व्यक्तियों को जोड़ने का प्रयास करिए। आप जोड़ेंगे, समाज जुड़ेगा, देश जुड़ेगा, आप सबका गौरव बढ़ेगा, हमारा भी गौरव बढ़ेगा। क्या करिए अगर 1947 में ये बात स्वीकार कर ली जाती कि एक अछूतिस्तान भी बनेगा, तो कहां बनता? तो निश्चित तौर पर दो जगह थी, क्योंकि आज भी और उस समय भी सबसे ज्यादा अनुसूचित वर्ग की संख्या पंजाब में थी और आज भी पंजाब में ही सबसे ज्यादा अनुसूचित वर्ग की संख्या है। तो संख्या के आधार पर होता तो पंजाब हो जाता। और अगर डॉक्टर अंबेडकर की नियत ठीक न होती, नियत ठीक थी तो विभाजन कर लेते, नियत ठीक न होती तो महाराष्ट्र हो जाता। कल्पना करिए 1947 में जब देश आजाद हुआ हिंदू मुसलमान के नाम पर, तो कितना कत्ले आम हुआ, कितनी ट्रेनें इधर से गई और कितनी ट्रेनें उधर से सरकटी आई। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अगर एक अछूतिस्तान मांगा गया होता तो बंगाल के अछूत का क्या हुआ होता, आसाम के अछूत का क्या हुआ था, आंध्रा का क्या हुआ होता और तमिलनाडु का क्या होता। न जाने कहां कहां से ट्रेनें आती और आप तो कटे ही आते। मुझे बिल्कुल कहीं शंका नहीं है, उस समय के अनुसूचित वर्ग के पास तो अपनी खुरपी भी नहीं थी, वो भी किसी के बसाए में था। कत्लेआम हो जाता। तो डॉक्टर अंबेडकर को सूक्ष्म में नापने का प्रयास न किया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने इस भारत की धरती को रक्त रंजित होने से रोका है, विभाजन से रोका है, अपने राष्ट्र प्रेम से, अपनी श्रद्धा से रोका है। अगर उनकी श्रद्धा भारत माता के प्रति नहीं होती तो क्रिश्चियनिटी भी स्वीकार कर सकते थे, इस्लाम भी स्वीकार कर सकते थे। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर जैसे महामानव कभी कतार दुनिया में पैदा होते। मैं दुनिया में पैदा होने इसलिए कहता हूं कि नेल्सन मंडेला के बाद, बल्कि मैं तो उनसे ऊपर रखता हूं, क्योंकि साउथ अफ्रीका की जो स्थिति थी हिंदुस्तान की स्थिति से बहुत भिन्न थी। जिस आदमी को क्लासरूम में बैठ के पढ़ने न दिया गया हो, वो आदमी इतना बड़ा विद्वान होता है। आप सब लोग भ्रम में हैं। डॉक्टर अंबेडकर को कोई लॉ में डिग्री नहीं मिली थी, कोई समाज शास्त्र में डिग्री नहीं मिली थी, उनकी डिग्री भी अर्थशास्त्र में। ही वॉज इकोनॉमिस्ट, वो अर्थशास्त्री थे। बहुत विराट व्यक्तित्व है डॉक्टर अंबेडकर का। हाँ, ये बात अलग है कि हम अपने अपने निजी कारणों से, अपनी अपनी राजनीतिक कारणों से डॉक्टर अंबेडकर को अलग अलग ढंग से
प्रस्तुत करते हैं। जैसे अनेकतावाद में हाथी ने जिसको जैसा छुआ उसने हाथी की व्याख्या वैसे ही कर दी। ऐसे डॉक्टर अम्बेडकर के जिस प्रभाव से आदमी प्रभावित हो गया, जो कोई एक सेंटेंस उसे अच्छा लग गया, उसी आधार से वो डॉक्टर अम्बेडकर को व्याख्यात करने लगता है। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर एक बड़ी संस्था है, उन पर विचार करना, उन पर विचार प्रस्तुत करना हम जैसे छोटे लोगों के बस की बात नहीं है। वो बहुत बड़े महामानव थे। मैं उनके प्रति एक बार फिर आदर और नमन करता हूँ। आप सबको भी बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि आप सब ने धैर्य पूर्वक मेरे विषय को सुना, और अगर मेरा विषय आप तक पहुंचा हो तो जो अच्छा लगा हो उसे पालन करने का प्रयास करिएगा, और जो खराब लगा हो उसे एक पर्ची में लिख के हमें दे दीजिएगा। मैं उसे लेता जाऊंगा, घर पर उसको पढ़कर उस पर मनन करूंगा कि यह कितने आपका सुझाव कितना योग्य है और उस पर मैं कितना पालन कर सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।